तो पार्ट 2 चल रहा है ना भाई। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हम क्या कर चुके थे, देख चुके थे क्या होता है ना। इतनी सारी बातों पे अपने ने चर्चा कर ली थी ढंग से। आगे ही गाने शुरू करते हैं भाई, ध्यान से। सबसे पहले हेडिंग भाई, क्या एक बात मैं कह रहा था ना कि इंटरनल फोर्सेस, जो फोर्सेस इंटरनली आते हैं उनका वर्क डन क्या होना चाहिए साहब, 0 होना चाहिए। जितने भी इंटरनल फोर्सेस होंगे सबका वर्क क्या होगा, बिकॉज डायरेक्शन क्या इक्वल एंड अपोजिट होती है। इंटरनल फोर्स बहुत ही मतलब है ना, ऐसे नहीं कि पूरे सिस्टम को मोशन में ले आए, सिस्टम के एक पार्ट को मोशन में ला सकते हैं। पूरे सिस्टम का कोरस्पोंडेंस नेट वर्क डन क्या होगा इंटरनल फोर्सेस के द्वारा, 0 होगा। इतनी बात याद रखना रहेगी भाई, ठीक है ना। तो टर्म डालो सबसे पहले, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं सर ये थ्योरम, जितने भी फोर्सेस है सारे फोर्सेस का वर्क डन, नेट वर्क डन जिसको बोलते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। चाहे कोई भी हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, समझ गए क्या मेरी बात, ठीक है ना। चाहे शूडो फोर्स हो, है ना। तो नेट वर्क डन, नेट वर्क डन के दौर किस किस का वर्क डन होगा, वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव, वर्क डन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन ऑफ शूडो फोर्स, सारे फोर्सेस, सब फोर्सेस का वर्क डन दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सारे के सारे फोर्सेस क्या सर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे भाई, चेंज लेके आएंगे, है ना। रेहाना बोलो, सही बात है। अब देखो जो वर्क डन होता है ना कंजर्वेटिव फोर्सेस का, वो माइनस में वो दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है, और कॉन्फ़िगरेशन के दौरान जो कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया उसका अगर आप नेगेटिव कर दोगे तो वो आपको क्या मिलेगा सर, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और लेके जाओ इधर, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय शूडो फोर्स दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू, है ना। तो ये चीज क्या होती है सर, मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, वर्क एनर्जी थ्योरम की मॉडिफाइड फॉर्म है। समझिए बात क्या है भाई, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट योर मॉडिफाइड फॉर्म। और अपने को तो मैटर क्या कर रहा है सर, नेट वर्क डन पे काम करने की जरूरत है ना। हमारा टास्क क्या होगा, हम नेट वर्क डन को कैलकुलेट कर ले कैसे भी करके, ठीक है भाई। लिखो इस बात को, वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट, नेट वर्क डन। बात समझ गए। और थोड़ा सा और भी ध्यान से देखो तो टोटल एनर्जी है ना, तो दिस इज व्हाट वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय शूडो फोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। ये किसके बराबर होता है सर, चेंज इन एनर्जी के, ठीक है भाई। ये किसके बराबर होता है, चेंज इन एनर्जी। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली देख रहे हो ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है भाई। ये चीज़ तो जानते हैं आप। तो एक दो सवाल से समझते हैं, बहुत सिंपल से सवाल है, ध्यान से देखना। मान लो हमारे पास क्या सर, एक बॉल है, इसका मास m है, और ये हाइट क्या है सर h। इसको ड्रॉप कर दिया, इसको क्या कर दिया सर, ड्रॉप कर दिया, तो ये नीचे चलना शुरू करेगा। किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से। किस वजह से भाई, जब ये ऊपर से नीचे आया तो वर्क क्या क्या हुए होंगे सोचो। मान लो ये x हाइट नीचे आ चुका है, कितनी हाइट नीचे आया, तो वर्क क्या क्या हुए होंगे सोचना ध्यान से। इनिशियली रेस्ट पे था, तो वर्क हुआ होगा mgx, और कोई वर्क नहीं है, नेटवर्क यही है कंजर्वेटिव, दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फाइनल, अरे सही बात है यार। तो देखो v मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ x, क्या हुआ 2gx का क्या सर, रूट हो गया। स्ट्राइकिंग की पूछता, कितने से स्ट्राइक करेगी, इधर टकराएगी, तो x किसका क्या आ जाता, h आ जाता, क्योंकि पूरी h हाइट नीचे आ चुकी है ना, है ना। तो यही चीज क्या वर्क एनर्जी थ्योरम है, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, समझ गए ना। यही चीज क्या सर, वर्क एनर्जी थ्योरम है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और देखो बहुत सारे एग्जांपल बनाए जा सकते हैं ना। जैसे एक चीज समझना है, एग्जांपल ये देखते हैं अब। मान लो सर एक बॉब है मास m का, एल से इसको क्या सर लटका रखा है। अब इसको छोड़ेंगे तो सब ये ऐसे आएगा, सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हुआ आएगा, नहीं आएगा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी मान लो v आ रही है,
ये V भी मिल जाएगी। नेट वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फोर्सेस क्या क्या है इस पे, mg है और टेंशन है, mg है और अब टेंशन का वर्क तो हमेशा क्या रहेगा, 0, तो सिर्फ वर्क किसका बचा, mg का बचाना है ना। तो mg का वर्क कितना देखो, mgl, दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सही बात है दिवांशी, समझ आ रही है बात। m से m निपट गया। v का वैल्यू क्या है, √2gl, इस वेलोसिटी से आएगा। समझ गए क्या, है ना। तो हर चीज को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कितने वर्क की बात हो रही है, कितना वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते। समझ गए क्या भाई। तो इन बातों को देखते रहा करो भाई, इन चीज़ों को समझोगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक सवाल और करें, हो गया ना बेटे, देखते रहना। ये मास 2m है, ये मास m है, ठीक है ना। रस्सी इनफ लॉन्ग है, रस्सी की लंबाई भरपूर मात्रा में है। आपसे पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 1 सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड बाद वेलोसिटी। देखो 2-3 तरीके से किया जा सकता है इसको। तो सबसे पहले तो मैं वर्क पावर एनर्जी सिखा रहा हूँ। होगा क्या सोचो, वेलोसिटी पूछी है कितने सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद पूछी है ना। तो पहले तो थोड़ा सा समझते हैं। वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड नहीं, वेलोसिटी आफ्टर 1 मीटर फॉल ऑफ 2m। क्या समझे, जब आपका 2m 1 मीटर फॉल कर जाए, भाई 2m कितना मीटर गया, नीचे गया ना, तो 1m कहाँ जाएगा, ये 1 मीटर ऊपर। भाई नीचे कितना आया, इसका वर्क क्या होगा, 2mg इंटू 1 mgh, इसका वर्क माइनस का mgh, सही लिखा गया। नेट वर्क इक्वल टू इनिशियली रेस्ट पे था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ 3mv², क्योंकि दोनों को v वेलोसिटी मिलेगी। बोलो सही बात है क्या। यहाँ से v का वैल्यू बताना कितना आया, mg बराबर हाफ इंटू 3mv² ना, m ने m को उड़ा दिया तो क्या है 2g/3 का रूट, ये वेलोसिटी आई क्या, सही बात है क्या, आगे क्या। अच्छा दूसरे तरीके से सोचते हैं दिवांशी, टेंशन से सोचते हैं। देख एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे, फिर v² - v² करके निकालेंगे। ऊपर टेंशन लगेगी t, इधर लगेगी नीचे इधर, सही बात है क्या। इक्वेशन क्या बनी बेटे, 2mg - t बराबर 2m में, और आगे t - mg बराबर m में, दोनों को जोड़ दिया, mg बराबर 3m में, a बराबर g/3 आ गया ना। अब v² बराबर वेलोसिटी मिलेगी क्या, 2as v² आ गया क्या। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना, हाफ इंटू 2m इंटू v², 2m की वेलोसिटी से मिली, प्लस इसकी बताओ हाफ m इंटू v²। तो देखो क्या कॉमन ले लूँ, हाफ कॉमन ले लूँ, g/3 कॉमन ले लेता हूँ, इंटू में m कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या इधर 2 भी कॉमन ले लेता हूँ। इधर क्या बचा भाई, 2 + 1, 2 से 2 निपट गया क्या, मैंने कुछ गलती की क्या। वैसे वेलोसिटी आगे काइनेटिक एनर्जी निकालने की जरूरत क्या है, हमने तो यही पूछा था। अरे बोलो सही बात है ना। तो देखो डायरेक्ट वेलोसिटी यहाँ से भी मिल जा रही है, और वेलोसिटी कहाँ से भी सर, वहाँ से भी मिल, काइनेटिक एनर्जी क्यों कैलकुलेट करनी है ना। तो देखो एनएलएम से भी कर दिया और वर्क पावर एनर्जी से भी कर दिया। तो हर सवाल को देखना जरूरी है, समझ गए क्या। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं भाई, मतलब छोटे छोटे पॉइंट में आपको इंडिविजुअल वर्क कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद आप एक लेवल तक जाते हो चीज़ों को लेके। ठीक है भाई, यस और नो। हम बहुत सारे सवाल करेंगे इस पे, लेकिन अभी क्या है धीरे धीरे अब टॉपिक रिवाइज हो जाता है, उसके बाद अपन बहुत बढ़िया लेवल पे। हेडिंग डालो पावर। पावर, पावर होता क्या है सर, व्हाट इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की दर, उसे क्या बोला जाता है सर,
पावर। तो पी अगर एवरेज पावर निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल वर्क बाय में टोटल टाइम, है ना। इंस्टेंटेनियस निकालना है तो वो भी ठीक है। अच्छा एक चीज और समझो, देखो अगर जैसे पी इंस्टेंटेनियस निकालना है ना तो क्या डी डब्ल्यू बाई डी टी ना, अरे बोलना, दैट इज वर्क इज डन पर सेकेंड, उसी इंस्टेंट पे, उसी इंस्टेंट पे, है ना। अच्छा वर्क को क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अरे फोर्स इंटू, अरे बोलना, अपॉन डी टी, एफ को बाहर ले लिया, डी एक्स बाई डी टी वी हो गया। तो देखो अगर किसी फोर्स एफ की वजह से किसी बॉडी ने उस टाइम पे वी वेलोसिटी एक्वायर कर ली तो जो पावर निकलेगी वो क्या निकलेगी, एफ डॉट वी। बात समझ में है क्या, स्केलर क्वांटिटी है सर, है ना। पावर क्या है सर, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या है, जूल पर सेकंड या फिर वॉट, जूल पर सेकंड या फिर वॉट। जो तुमने मोटर्स का हिसाब सुना ना, 1 HP 1.5 HP, वो 746 वाट की होती है। और तुमने एक टर्म और सुनी होगी बेटे, 1 किलोवाट आवर, सुना है ना। 1 किलो मतलब 1000, वाट मतलब पावर, आवर मतलब घंटा, यानी 3600 सेकंड। तो इतनी एनर्जी को बोलते हैं। तो जो 1 किलोवाट आवर दे रखा है भाई, वो किसकी यूनिट है, एनर्जी की। किसकी यूनिट है, यानी कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की। मतलब इतना एनर्जी यूटिलाइजेशन पे 1 यूनिट बिल आता है, 1 यूनिट बिल आता है भाई, समझे क्या, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस पावर कब कैलकुलेट की जाएगी, जब dt स्मॉल हो जाएगी, सही बात है ना। हर प्रोसेस में पावर का यूज होता है भाई। हमारा हार्ट पंप कर रहा है, क्या पावर है हार्ट की, हार्ट बीट की 1.2 वोट, ठीक है ना। लिख लो कहीं भी अगर आपको लिखना तो 1.2 वोट से क्या, सोने में पावर लगती है, हाँ 83 वोट, सोने में 83 वोट लगती है भाई, कर लोगे क्या, ठीक है ना। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चला रहे हो ना, तो तुम 410 वाट की पावर दे रहे हो। अरे भाई समझ रहे हो क्या, है ना। और देख लो, चाहे पंखे 60 वाट के होते हैं क्या, पंखे कितने वाट के होते हैं सर, 60 वाट के भी होते हैं। अच्छा तुम्हें एक कमाल की बात बताऊं, अगर कई जगह पे रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल दो ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, वो भी क्या है, पावर है। क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हाट, वर्क डन, चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई बाई डी टी ना, नेट वर्क डन अपॉन टाइम ही है। और वो क्या सर, वो भी पावर ही है। बात समझ गए क्या, ठीक है। चलो तो अब थोड़ा सा ना पोटेंशियल एनर्जी बताई थी मैंने क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है सर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है ना। देखो मैं समझाता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी सर ये एक एनर्जी होती है। ये एनर्जी आती कब है, ये एक एनर्जी आती कब है, जब बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और इनडायरेक्ट मैथमेटिकली बात करें ना, है ना, देखो वर्च्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी या वर्च्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पे मेन बात करेंगे, बॉडी के अरेंजमेंट कैसे है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है भाई, इसको अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहो तो दैट विल बी द वर्क डन ऑफ, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस का नेगेटिव, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और देखो हमारे काम का तो चेंज ही होता है, हम किसी रेफरेंस पॉइंट पे एनर्जी को जीरो मानते हैं, फिर वर्क करते हैं, उस वर्क के हिसाब से दूसरे पॉइंट की एनर्जी को क्या सर डिफाइन करते हैं। हमारे काम की चीज़ क्या है सर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ना कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो अगर मान लो आपको कोई बोले पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर ना, एफ डॉट डी आर फ्रॉम R1 से R2, दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। फोर्सेस कैसे होने चाहिए, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं, जिनका वर्क इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, है ना, ठीक है ना। तो जैसे ग्रेविटेशनल, किसी बॉल को नीचे से पकड़ के ऊपर ले गया, वर्क डन माइनस mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh। वर्क डन क्या हुआ सर, माइनस mgh। दीपांशी समझ पा रही है मेरी बात। जैसे एक बॉल को h हाइट ऊपर ले गए सर, कितने हाइट ऊपर ले गए, तो वर्क क्या हुआ सर, माइनस mgh, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या, mg
एच यहाँ से यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी में क्या सर चेंज कितना आया, mgh का आ गया। बात समझ गए क्या? u1 से u2, सॉरी मैंने v1 लिख लो चाहे u2 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है ना? सही बात है क्या? तो ये क्या कैसी क्वांटिटी है भाई? ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है, समझ गए ना? आपको ना डिफरेंस मिलेगा, आपको क्या मिलेगा भाई? डिफरेंस मिलेगा। चलो एक सवाल से समझते हैं। मान लो मैंने एक रोड ले ली, इसका मास m है, लेंथ l है सर, मास m है और लेंथ l। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो। अब हमें पता है सर, अगर स्टैंडिंग पोजीशन में तो ऊपर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी जितना ऊंचाई पे होगा उतनी बढ़ेगी। देखो कैसे करना है, और देखो ये कंटिन्यूअस सिस्टम है, इसका मास थोड़ा 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 हर जगह पे बटा हुआ है। अगर मान लो m मास h हाइट पे होता तो मैं mgh लिख देता, लेकिन इसका कुछ मास नीचे तो फिर थोड़ा ऊपर, तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कहा था सर एट अ डिस्टेंस x पे एक dx नाम का छोटू ले, ये सिखा रखा है मैंने। तो इस dx का मास क्या होगा? m/l इंटू dx। दिवांशी समझ गई बेटा कैसे लिखा मैंने? लेंथ मास m था जब लेंथ l थी, जब लेंथ 1 हुई तो मास m/l हुआ, है ना, यूनिटरी मेथड। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दूं, दैट विल बी m, ठीक है, m आ गया। g हाइट कितनी है सर? x, इंटीग्रेट कर दे इसको, x की वैल्यू 0 से लेकर l तक पूरी रोड के लिए, m/l g x²/2 की जगह l²/2 लिख दूं, l ने l को ठोका, क्या बचा सर? mgl/2। तो ध्यान से देखो सर, जो इसका सेंटर ऑफ मास है l/2 हाइट पर है, उसकी हाइट है तो लिख रहे हैं सिर्फ m g इंटू where the center of mass is at the location of l/2 from the surface। yes or no भाई? अरे बोलो। ओके, यस और नो? यस और नो? चलो क्वेश्चन और देता हूँ, कर दो साहब इसको, ध्यान से समझना। हमें देखो गिवन क्या है, हमें एक रोड दे रखी है, ये वर्टिकल पोजीशन पर है। कैसी पोजीशन पर है सर? यहाँ पर मैंने सर इसको थीटा एंगल रोटेट कर दिया। कितना एंगल रोटेट कर दिया? विद द फोर्स, हॉरिजॉन्टल एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है ना, और इस F की डायरेक्शन सिर्फ इसी में रहती है, ठीक है। सो देयर इज अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l हिंज्ड विद वन एंड। एक एंड से क्या कर रखी है सर? तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स बाय द इफ दिस ब्रिंग्स स्लोली अप टू थीटा बराबर 60 डिग्री, और L का वैल्यू 1 मीटर ले लेना। L का वैल्यू क्या ले लेना भाई? क्वेश्चन समझ में आया क्या है? ठीक है ना। अच्छा पहले तो एक चीज बताओ, इसने एक शब्द का यूज किया स्लोली। स्लोली का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट एवरी मोमेंट विल बी 0। स्लोली जा रहे हैं ना, अरे बोलना भाई। अरे स्लोली गए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो नेट वर्क डन विल बी बिकॉज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा वर्क कौन कौन से फोर्स कर रहे होंगे? फोर्स इस डायग्राम में कौन कौन से? एक तो ग्रेविटी, अरे हाँ, और ग्रेविटी करेगा और ये एफ भी तो करेगा। इन दोनों का नेटवर्क क्या आना चाहिए? तो जितना ग्रेविटी का उसका माइनस क्या होगा? एफ का। इतनी बात समझ गए क्या सर? आपने कहा था डब्लू नेट इक्वल्स टू चेंज इन दैट गोइंग टू बी 0, दैट मीन्स डब्लू नेट गोइंग टू बी 0, दैट मीन्स वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी, तो वर्क डन बाय एफ वी नीड टू कैलकुलेट दैट विल बी माइनस ऑफ वर्क डन बाय। क्या इतनी बात सत्य है बच्चा? सही बात है क्या भाई? है ना? अरे बोलना। तो अब अपने को ग्रेविटी का वर्क निकालना है, तो ध्यान से देख, इसका सेंटर ऑफ मास पहले बीच में था, अब वो यहां चला गया ना। अरे बोलना भाई, कितना ऊपर गया वो सोचो। क्या हो गया इसको? तेरे को क्या हो गया? सोचो कितना ऊपर गया सर? यहां था, इतना ऊपर गया ना भाई? कितना ऊपर गया? इतना ऊपर गया सर। अब देखो ये L/2 था क्या?
है ना, और ये क्या होगा L/2 cos थीटा, तो L माइनस L/2 cos थीटा ऊपर गया क्या, अरे बोलना बोल, पूरी लंबाई L थी क्या, ये L/2 cos थीटा इतना गया इनटू में mg, और ये इसका नेगेटिव, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मैंने सही लिखा क्या, अरे बोलो, देखो पहले समझो ध्यान से, mg का फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए ना, तो देखो ये वर्क आ गया, इसका भी नेगेटिव करना है तो सही बात है क्या, तो वर्क डन बाय F गोइंग टू बी mg 1 माइनस 1/2 टाइम cos 60 का वैल्यू, सॉल्व करना, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, मास को 5 kg ले लेना भाई, मास को 5 kg ले लेना, तो देखो m का वैल्यू कितना 5, ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 ले लूं, और इसका वैल्यू 3/4, कुछ गलत तो नहीं किया, सही कर रहा हूं, L/2 था ना भाई, यहां भी तो L/2 आएगा, अरे है ना, तो 1/2 माइनस 1/4 दैट विल 1/4, ये आंसर हो चुका है, सही लिखा क्या, बोलो सही लिखा, ठीक है ना, तो ऐसे सवाल पूछने हैं, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, सही है क्या, है ना, तो और भी सिनेरियो बना सकते, देखें एक रोड थीटा एंगल पे रखी है, मास m है, लेंथ l है, मास m है सर, पोटेंशियल एनर्जी बताना, ग्राउंड पे 0 मानो, तो देखो ये L/2 साइन थीटा ऊपर है क्या, ये हाइट कितनी है, सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर हुआ, ये L/2 है ना, तो बताओ वर्क क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg, अगर ग्राउंड पे 0 मानू तो, क्योंकि ये चेंज निकलता है, तो रोड की पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, बोलो मिली नहीं मिली, कर लोगे क्या, बोलो सही बात है क्या, हो जाएगा, और ट्राई करें, ठीक है, दीपांशी समझ गए ना, सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर है, रोड का सेंटर ऑफ मास बीच पे होता है, उस हाइट को रखना है h की जगह पे, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक हेमिस्फीयर दे रखा है सर, क्या दे रखा है भाई, हेमिस्फीयर, इसके ऊपर हमने एक चेन को रख दिया, किसको रख दिया भाई, चेन को, अ चेन ऑफ मास m एंड रेडियस r, आपको ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या 0 कंसीडर करना है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन, इसकी रेडियस r है सर, हेमिस्फीयर दे रखा है ना, इसकी रेडियस क्या है r, अब देखो कैसे करेंगे, मास m, पूरे का मास क्या है सर m, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक चीज समझते हैं, मैं क्या करता हूं, मैं एट एन एंगल थीटा पर एक छोटू ले लेता हूं ऑफ विड्थ d थीटा, ऑफ विड्थ, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी सर, r d थीटा, अरे होगी नहीं होगी, है ना, और डेंसिटी क्या होगी सर, डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ, सही बात है ना, पूरे गोले का मास 2πr होता, आधे का πr, और इसका πr/2, क्योंकि 1/4 है, तो 2πr का अपने को क्या करना पड़ेगा, लैम्डा लिख दिया बेटे, अच्छा ये कितनी हाइट ऊपर है, इस हाइट ऊपर है, तो ध्यान से देखो ये r साइन थीटा ऊपर है क्या, है ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूं m लिखने के लिए देखो लैम्डा लिख दिया, देखो मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, m लिखने के लिए लैम्डा लिख दिया, लैम्डा इंटू लेंथ, m आ गया, लैम्डा इंटू लेंथ क्या आ गया भाई, m आ गया, उसके बाद g क्या होगा सर, ग्रेविटी, m g, हाइट क्या होगी सर, r साइन थीटा, अब इस थीटे को इंटीग्रेट करना 0 से लेकर 90 डिग्री तक, है ना, क्योंकि पूरी रोड को कवर, पूरी इसको कवर करना है, तो देखो क्या करेंगे, r से r कट गया,
तो क्या बचा देखना भाई, 2m/पाई GR साइन थीटा का इंटीग्रेशन भाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक सर? ठीक है, वैल्यू रखना इसकी, सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है बताना। क्या आ रहा है? 0 रखूंगा, 1 नहीं आ रहा सिर्फ, माइनस कैसे आ रहा है बताओ मेरे को। 1 नहीं आ रहा है तो बचा क्या, 2m/पाई सही है यार, है ना। तो ये क्या निकल गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। बोलो आ गया नहीं आ गया? हाँ इसको क्योंकि लेंथ है ना, दैट्स व्हाई वी चूज द लीनियर मास डेंसिटी। सही बात है। तो अच्छा एक चीज और देखो, ये अरेंजमेंट कैसी है, अरेंजमेंट कैसी है। हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? हेमिस्फीयर का एक रिंग है, रिंग ऐसे रिंग, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? बोलो आ गया नहीं आ गया भाई? ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, mg इंटू 2r/पाई, 2r/पाई किसी का सेंटर ऑफ मास होता है। एक हेमिस्फेरिकल सॉरी सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? 2r/पाई पर। ठीक है ना, सही बात है। चलो क्वेश्चन लिखो और। हमें एक फोर्स दे रखा है सर, F बराबर एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप, एक्स आई कैप एक्स वाई जे पर। और पार्टिकल को हम कहाँ से, 0 0 से देखना, 0 0 से ले गए 2 2 पर। कहाँ पर ले गए? 2 2 पर। इस फोर्स के कोरस्पोंडेंस। आपसे वर्क पूछा है, आपसे क्या पूछा है सर? वर्क पूछा है। कैसे निकालेंगे? तो देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू, अब फोर्स को रख दिया एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप, इसकी डॉट लेनी है डी एक्स आई कैप के साथ डी वाई जे। तो देखो क्या बच गया, एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। अब थोड़ा नोटिस करो, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा वर्क के लिए। इसको क्या करना पड़ेगा सर? इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल एक्स स्क्वायर बाय 2, लेकिन एक्स वाई डी वाई का नहीं होगा बिकॉज हमें एक्स और वाई में रिलेशन, तो या तो कोई रिलेशन निकाल के इस एक्स को वाई की फॉर्म में रखो तो इंटीग्रेट हो जाए, वरना ये इंटीग्रेट नहीं होगा, तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड द वर्क इन दिस सिचुएशन। We need to get a equation which relates what x and y, then after we can easily solve. Yes or no? है ना। तो जो फोर्सेस हैं, अगर आपको ऐसे सवाल मिलते हैं ना इस फॉर्मेट के, या तो वो कंप्लीट फॉर्मेट मिलेगा या कंप्लीट फॉर्मेट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक सवाल और लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना। जैसे फोर्स दे दिया किसी ने वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, इसका वर्क का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? वाई डी एक्स प्लस ये बनेगा ना। तो ध्यान से देखिए क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स और वाई, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, कंप्लीट फॉर्मेट बन गया। इसको इंटीग्रेट करोगे तो डी से डी कट जाएगा, सीधा क्या बचेगा सर? एक्स वाई बचेगा। तो अब आगे आप तुम लिमिट पुट करोगे ना, इसमें अपर लिमिट पुट कर लोगे और लोअर लिमिट पुट कर लोगे। समझ गए मेरी बात? ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशंस को भी जानना जरूरी है, यहां से आप आसानी से चीजों को पकड़ सकते हो। सही बात है, सही बात है क्या? तो आई बात समझ में? चलो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं सर?
जो फोर्सेस का वर्क किस पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। राउंड ट्रिप में कंजर्वेटिव का वर्क और नॉन कंजर्वेटिव का जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, सेंटर टू सेंटर डिपेंड करते हैं, बात समझना मेरी बात ध्यान से, है ना। और वो फोर्सेस क्या सर, जो नॉन कंजर्वेटिव है वेलोसिटी पे डिपेंड हो सकते हैं, नेचर ऑफ फोर्स पे डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। अरे बोलो। तो और भी काफी चीजें हैं जिसके बारे में अपने को समझना है भाई। नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल बताओ, नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है। और बताओ कितने फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी वो भी फ्रिक्शन है ना, एयर ड्रैग वो भी क्या है सर, फ्रिक्शन है, समझ गए ना, ठीक है क्या, समझ गए। तो भैया अपने को इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब तुम एक चीज समझाता हूं, थोड़ा सा लिखना। हमने एक चीज देखी थी सर, जो वर्क होता है सर वो क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर होता है क्या। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। ये बात सही है क्या, अरे है या नहीं बताओ। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, यानी अगर मेरे को फोर्स निकालना हुआ पोटेंशियल एनर्जी से, क्या निकालना हुआ, तो भाई साहब मैं क्या करूंगा, मैं नेगेटिव ऑफ, अरे कहां गया, डिफरेंशिएशन करूंगा सर, क्योंकि एफ डॉट डी आर का प्रोडक्ट अपने को क्या देता है, डी यू देता है क्या, इंटीग्रेट करके, है ना। और इसका डिफरेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करके और नेगेटिव लगा देते तो आपको क्या देगा, फोर्स देगा, है ना। तो अगर मान लो एनर्जी से फोर्स निकालना है ना आपको, तो कैसे निकालोगे, नेगेटिव ऑफ एनर्जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप, एनर्जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप, और एनर्जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड के कैप। ये आपको क्या दे देगा सर, फोर्स दे देगा। तो कई बार आपको इक्वेशंस ऐसी मिलेंगी, और देखो करली म्यू और करली एक्स का मतलब क्या है सर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाइल वाई और जेड टेकिंग कॉन्स्टेंट्स। वाई और जेड को क्या करना पड़ेगा सर, कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो एनर्जी के एक्सप्रेशन से आप क्या निकाल सकते हो, ये चीज भी निकाल सकते हो। और देखो मैं तुम्हें समझा दूं किसी को, अगर थोड़ा सा, चलो अभी लिखो इसको, कोई बात नहीं। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको डेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेल। ठीक है, सही बात है। अच्छा एक टर्म और लिखो, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इधर भी इक्विलिब्रियम होते हैं, कितने प्रकार के इक्विलिब्रियम, 3 प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं। कौन कौन सा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, देखो एक चीज समझा देता हूं तुम्हें। मान लो कोई भी एनर्जी की कर्व दे रखी है, ये किसी एनर्जी की कर्व, ध्यान से समझना, किसकी कर्व है, इस डायरेक्शन को देखो प्लस एक्स, ये समझ गए ना, एक्स वाई, यहाँ पर एक्स एक्सिस यहाँ पर। अब हमसे देखो, हमें क्या पता है, जो फोर्स होता है ना सर, वो माइनस म्यू ओवर एनर्जी ओवर एक्स होता है, डिफरेंशिएशन होता है ना विद रिस्पेक्ट टू आर। अब देख ध्यान से, ये एनर्जी की कर्व है, यहाँ पर एक बॉल है, अगर मैं राइट में जा रहा हूं तो मेरा स्लोप पॉजिटिव है। देखो ये स्लोप ही है ना, एनर्जी वर्सेस एक्स का, पॉजिटिव है स्लोप, तो फोर्स नेगेटिव की तरफ लगेगा। और मैं इस तरफ आ रहा हूं, मान लो माइनस एक्स में, तो स्लोप नेगेटिव है, फोर्स कहां लगेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम उसे बोलते हैं जहां से पार्टिकल जाना नहीं चाहता। अगर आप फॉरवर्ड में डिस्प्लेसमेंट करते तो वहीं आना चाह रहे हैं, और बैकवर्ड में करते तो भी वहीं आना चाहते, क्योंकि फोर्स क्या कर कोशिश कर रहा है, वहीं लाने की। तो ये जो इक्विलिब्रियम की लोकेशन होगी वो स्टेबल होगी, ठीक है ना। यहां पे देख, अगर तू राइट में गया तो स्लोप नेगेटिव, और उसका एक और नेगेटिव, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में। और लेफ्ट में गया तो स्लोप पॉजिटिव, और फोर्स क्या आएगा फिर, फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव।
अरे बात समझो ना, इस डायरेक्शन में तुमने पार्टिकल को खिसकाया, तुम इस डायरेक्शन में विजिट करने की कोशिश कर रहे हो तो फोर्स और उस तरफ लेके जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो इस तरफ लेके जा रहा है, ये चीज क्या आ जाती है? अनस्टेबल। और जहां स्लोप कहीं जीरो हो जाए वो न्यूट्रल हो जाता है भाई, जहां स्लोप कहीं जीरो हो जाए वो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। बात समझ गए क्या? इसमें नहीं होगा, ये वाला पॉइंट न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। यहां पर स्लोप क्या है? जीरो है। और इक्विलिब्रियम की तो पहली कंडीशन देखो यही है, नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए? जीरो हो जाना चाहिए ना। पहली कंडीशन तो क्या है सर? नेट फोर्स जीरो। लेकिन खिसकते टाइम, अरे इस पॉइंट पे डी ओवर डी एक्स जीरो है ना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो सकता है, इस पॉइंट पे भी डी ओवर डी एक्स जीरो है, तो इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन तो यही है, ठीक है ना। फिर आगे सोचना है, अब देखो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बन रहा है, अपवर्ड फेसिंग शक्ल है ना इसकी, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा इसका? ऊपर की तरफ मुंह है तो कनकेविटी क्या रहेगी? अप है क्या? तो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। जो ज्यादा मैथ नहीं जानते वो कोई बात नहीं, समझ लेना, ठीक है। फिर भी मैं देखो तुम्हें बता देता हूं अगर कोई जानना चाहे तो। पहले तो ये चीज जीरो हो इक्विलिब्रियम के लिए, और इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो स्टेबल है, स्टेबल, ठीक है ना। नेगेटिव आता है तो अनस्टेबल है। बात समझ गए क्या? और तीसरे का तो अपने को पता ही है भाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, ठीक है ना। अच्छा, तो अब एक टर्म और डिफाइन होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जीज। क्या होती है सर टोटल मैकेनिकल? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जोड़। जब नेचर में सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव रहते हैं, है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया जा सकता है, मतलब कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा वहां पर क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। रहेगी नहीं रहेगी भाई? बोलो सही बात है क्या? ठीक है, तो ये अपना चैप्टर होता है सर रिवाइज के फॉर्म में समाप्त। आ गया समझ में? थोड़ा बहुत आया क्या समझ में? ठीक है, इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। और होमवर्क एचसीवी का पूरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पूरे मतलब वर्क पावर एनर्जी एचसीवी से कंप्लीट कर लो, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस मैं भी कराऊंगा, कम से कम 20-30-50 सवाल मैं भी कराऊंगा, ठीक है।